जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला का प्रारंभ कर रहे हैं और यह जो श्रृंखला है यह पूर्णतः भूगोल विषय पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, भूगोल विषय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से होगा वो सभी आपको इस श्रृंखला में मिलने वाला है। अर्थात चाहे बात करें हम किसी पीसीएस परीक्षा की या किसी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा की अर्थात वनडे एग्जाम की दोस्तों, तो उनमें जो भी प्रश्न भूगोल विषय से संबंधित पूछे जाते हैं या ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी होगा वो आपको इस पूरी प्लेलिस्ट में मिलने वाला है। सर्वप्रथम तो आपको बता दें कि भूगोल जो है इसका अध्ययन ही क्यों हम कर रहे हैं यहाँ पर, या हमने इसका ही क्यों प्रारंभ किया, तो उसका प्रमुख कारण है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ज़्यादातर प्रश्न जो देखने मिलते हैं वो इसी विषय से जुड़े हुए हमें देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा भूगोल चूंकि दो प्रकार से आप देख रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, एक विश्व का भूगोल और एक भारत का भूगोल, तो आज मुख्य तौर पर जो हम प्रारंभ कर रहे हैं वो है हमारा भारत का भूगोल। तो चलिए ठीक है, बिना समय गंवाए हम इसका प्रारंभ करें। सर्वप्रथम आपके लिए जो महत्वपूर्ण होने जा रहा है दोस्तों वो ये कि आपके पास में इस विषय को पढ़ने के पहले, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक मैप है, तो आपके पास में भी मैप हो। और मान लीजिए यदि इन केस आपके पास में मैप नहीं है, ठीक है, दीवार पे नहीं, तो आप एक एटलस जरूर अपने पास में रखें, क्योंकि आगे हमारा इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, आपके पास में एक एटलस हो, नंबर 1। नंबर 2, कम से कम 2 से 3 कलर के आप पेन रखें और एक आप अपने नोट्स जरूर बनाते चले जाइएगा। ये सर्वप्रथम बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा जैसे ही हम इसे पढ़ना स्टार्ट करें तो अब बात की जाए कि भाई अध्ययन किस हिसाब से करना है। तो अध्ययन के इस दृष्टिकोण में दोस्तों सर्वप्रथम तो चूंकि भारत का भूगोल है तो भारत का मैप हमें नस नस में हमारे होना चाहिए, अर्थात भारत का ये मैप, इंडिया का ये मैप हमें ठीक तरीके से आना चाहिए, हमें यह पहचान हो कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। दूसरी चीज़, अब इसका प्रारंभ हम करें तो करें कैसे, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि सबसे पहले तो भारत की स्थिति से चर्चा होनी चाहिए, ठीक है, कि भारत की स्थिति और उसका विस्तार, ठीक है। तो स्थिति और विस्तार के अंतर्गत जब हम पढ़ें तो उसे पढ़ने के पहले हमें हल्का सा विश्व का नॉलेज हो, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे जब बात की जाती है पूरे भूगोल की दोस्तों, तो भूगोल को वैसे तो ये विश्व का मुद्दा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं और हम करेंगे भी विधिवत तौर पर फिलहाल हमें कम से कम कितना नॉलेज हो, तो हमें इतना नॉलेज तो हो ही कि हमारी जो ये पृथ्वी है, सौरमंडल हमने देखा, सौरमंडल का मुखिया इत्यादि इत्यादि, सूर्य वगैरह और सारे ग्रह वगैरह, उसमें ही एक ग्रह आपका मिलता है, कौन, पृथ्वी, ठीक है। अब महत्वपूर्ण जो मुद्दे की बात है वो ये कि आप जो है इस पृथ्वी को जब देखते हैं तो पृथ्वी है कैसी, हमने कहा भाई लगभग गोलाकार, ठीक है। अब इस लगभग गोलाकार पृथ्वी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें आप पाएंगे कि आपको दो चीजें देखने मिलती हैं। पहला, इसका कुछ भाग जो है वो स्थल के रूप में आप देखते हैं और कुछ भाग दोस्तों आप देखते हैं किस रूप में, जल के रूप में। अब आगे यदि हम बात करें कि अगर मैं कहूं हमारी ये जो पृथ्वी है ये 100% है, ठीक है, 100%, तो हमने बचपन से इसका अध्ययन किया हुआ है कि 100% में आपका जो जल का विस्तार है ये सर्वाधिक है, 71% पर है, और स्थल जो है ये 29% पर है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही हम पढ़ते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पे, ठीक है, आप तनाव मत लीजिए, आप वहां मत जाइए, पेंजिया, पेंथलासा, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, वो सब हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। आप तनाव मत लीजिएगा कि सर वहां से शुरू नहीं हो रहा है क्या, उसे भी हम पढ़ेंगे, वो हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, या जहां पर आवश्यकता होगी हम उसका अध्ययन करेंगे। फिलहाल हमने देखा कि भाई ये जो 100% है इसका 29% पे आप पाएंगे कि स्थल है और 71% पर, 71% भाग पर आप पाएंगे कि जल का भाग है। अब इसी स्थल और जल में आप पाते हैं महाद्वीप और महासागर, यानी कि दोस्तों जो आप महाद्वीप देखते हैं, जैसे आपने देखा नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, एशिया है, यूरोप है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, आपका अफ्रीका इत्यादि इत्यादि, ये सभी आपके, ठीक है। तो आपने इनका अध्ययन जो किया, आपने जो महाद्वीपों का अध्ययन किया दोस्तों, कॉन्टिनेंट का किया, वो आपके कौन है, वो है आपके स्थल वाले भाग, मतलब 29% पर, ठीक है। तो आपके स्थल वाले भाग में आपने किसको देखा, आपने देखा महाद्वीपों को, ठीक है। और आपने जल वाले भागों में किसको देखा दोस्तों, तो आपने यहाँ पर देखा हुआ है महासागरों को। अब महाद्वीप और महासागरों में आप देखेंगे जो महत्वपूर्ण है वो ये कि आप अध्ययन करने जा रहे हैं इंडिया का। इंडिया क्या है, इंडिया आपका लैंड एरिया है, ठीक है, आपका स्थल का भाग है, और स्थल का भाग है का मतलब यह है कि ये महाद्वीप। अब महाद्वीपों में भी किस महाद्वीप में, तो आप देखेंगे कि महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है, 7, कितनी है, 7। अब इन 7 महाद्वीपों की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर एक लिस्ट देख पा रहे हैं, ठीक है। इस लिस्ट में आपको देखने मिल रहे हैं 7 महाद्वीपों के नाम, या आपने जो एटलस जिसकी हमने चर्चा करी उसमें आप देखेंगे, वर्ल्ड का आप मैप ओपन करेंगे तो आपको देखने मिल जाएगा
कि आपका जो ये पोर्शन दोस्तों आपको देखने मिल जाएगा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नीचे आपका साउथ अमेरिका, बीचों बीच में आपका देखने मिल जाएगा दोस्तों अफ्रीका, ठीक है, नीचे की ओर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका अंटार्कटिका महाद्वीप हो जाएगा। फिर साउथ वाले में ही आप देखेंगे कि आपका कौन सा है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ आपका मिल जाएगा आपको इंडिया का एशिया, ठीक है, और फिर आपका आधे से डिवाइडेड यहाँ पर कौन है दोस्तों यूरोप। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके यहाँ पर पूरे 6 महाद्वीपों के नाम आपको देखने मिल रहे हैं, ठीक है, 6, और 7वां आपका हो गया दोस्तों कौन सा अंटार्कटिका। अब बात ये आती है हाल ही में 8वें महाद्वीप के रूप में आप देख पा रहे हैं जीलैंडिया को, इसे भी आप नोट रखिएगा, ठीक है। अब वो आंकड़े पुराने हो गए 7 वाले, अब आपका 8वां महाद्वीप कौन सा है, जीलैंडिया। तो अब आते हैं हम अपने मुद्दे पे कि भाई 8वां महाद्वीप आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, कौन सा है, वो है जीलैंडिया। हाँ, सागरों की यदि हम बात करें दोस्तों तो इसका अध्ययन हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में करेंगे ही करेंगे, तो यहाँ ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए कि वर्तमान में कुल कितने महासागर हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अब इन महाद्वीपों के अंतर्गत ही आने वाले हमारे एशिया की। तो इन महाद्वीपों में ही आपका एक महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप के बहुत सारे देशों में दोस्तों एक देश है हमारा प्यारा देश भारत, ठीक है। तो भारत का हम अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों, भारत का ही अध्ययन करने जा रहे हैं। और भारत में आप पाएंगे अब कि आप यहाँ पर जब आपने देखा कि आपको एक गोल जो लगभग गोलाकार पृथ्वी देखने मिली, इसमें आपके एशिया की अवस्थिति कहाँ है, और वैसी ही अवस्थिति में उसी जगह पर, ठीक है, आप पाएंगे अंदर में कौन आपको देखने मिलता है, भारत, और उस भारत का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम अब इंपॉर्टेंट क्या हो गया हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां से ये हो रहा है कि भाई भारत है कहां, एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट पॉइंट, अब इस भारत के विषय में जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो इस भारत का कुछ क्षेत्रफल होगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसे नोट कीजिए। भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भाई भारत का आपका क्षेत्रफल देखने मिलेगा आपको 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। केएम का दोस्तों यहां पर याद रखिएगा, स्क्वायर लगाना बहुत जरूरी है, वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये आप नोट कर लीजिए। ये क्या है, ये भारत का क्षेत्रफल है। दूसरी चीज हमने तो देखा क्षेत्रफल के बाद हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट है, तो भारत का आकार, भारत का आकार कैसा है दोस्तों, तो आकार आपको देखने मिलेगा चतुष्कोणीय, ठीक है, चतुष्कोणीय आकृति है, आकार है भारत का चतुष्कोणीय। कैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, आपने मैथ में पढ़ा होगा त्रिकोण होता है, ठीक है, तो त्रिकोण में आप देखते हैं 3, आपका यहां पर आपको देखने मिल रहा है 4 चतुष्कोणीय, ठीक है, आपकी 4 ऐसे यदि आप देखते हैं तो आप यहाँ पे इमेजिन आप कर पा रहे होंगे, ठीक है, आपकी कल्पना पर आधारित है ये सारी चीजें। नेक्स्ट एक और बात आपको बता दें दोस्तों, भूगोल जो है वो वास्तव में पूरा कल्पना पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्लियर हुआ कि भाई भारत की जो आकृति आपने देखी, जो आकार देखी, वो कैसा है, वो है चतुष्कोणीय आकार। नेक्स्ट पर हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है वो ये कि भाई ये जो आपका भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये विश्व में क्या रैंक रखता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल के आधार पर जो स्थान है दोस्तों, जो रैंक है वो है आपकी 7th रैंक, ठीक है। कौन सी रैंक है, भारत की अर्थात इंडिया की 7th रैंक है। मतलब कि दोस्तों आपने यहाँ पे पाया कि हमारा स्थान कौन सा है, 7वां, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि हम पूरे विश्व को 100% कह दें, 100% कहें, तो उस 100% में भारत का ये जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये कितने परसेंट है, तो ये है दोस्तों आपका 2.42%, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, 2.42% कहें या 2.43 भी कहीं कहीं एग्जाम में देखने मिलता है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या महत्वपूर्ण है, तो और दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण है जो ये आप 7 रैंक देख रहे हैं, इसके पहले के 6, कि इसके पहले के 6 कौन से हैं, तो इसके पहले के 6 का अध्ययन करने के लिए आप अपने वर्ल्ड का मैप ओपन रखें और उसमें आप क्रमशः देखेंगे तो आपको देखने मिल जाएगा रूस, सबसे पहले आपको देखने मिलेगा दोस्तों इसमें कौन सा, रूस के बाद आप देखेंगे कनाडा यहाँ पर 2nd रैंक पर है। कनाडा के बाद दोस्तों आपका जो 3rd रैंक लगती है वो लगती है अमेरिका की, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों 4th रैंक पर है चीन। फिर इसके बाद दोस्तों आपको देखने मिलेगा ब्राजील, और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। तो यहां पर आपने देखा कि भाई आपके यहां पर 6 नाम सामने हैं और 7th रैंक पर है हमारा प्यारा भारत, 7वें स्थान पर। अब इंपॉर्टेंट है कि क्या केवल 7 ही, तो यहां पर दोस्तों 8वां भी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगा, 8वां भी पूछा गया है। 8th कौन है, 8th पर है आपका अर्जेंटीना, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सीधा प्रश्न बन सकता है कि 8वें रैंक पर कौन है क्षेत्रफल के अनुसार, भारत की रैंक कौन सी है, शुरू के 4 कौन है, इंडिया के पहले किस किस का है, तो ऐसे प्रश्न यहां पर से बनते हैं, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे यदि हम बात करें दोस्तों कि अब हमारे लिए और क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो अब हम आते हैं
अपने भारत पर। भारत के विषय में दोस्तों अभी तक जो हमने देखा वो ये देखा कि भारत की आकृति कैसी है, ठीक है, भारत का आकार कैसा है, भारत का क्षेत्रफल कैसा है, भारत विश्व में कहाँ पर है, ठीक। अब इंपॉर्टेंट मसला हो जाएगा कि उसी विश्व में भारत की गोलार्धी स्थिति क्या है। तो बात हुई दोस्तों यहाँ पर भारत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। अब हम आते हैं भारत के आपके गोलार्धी स्थिति से। वहां से भी प्रश्न बनते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो देखिए, गोलार्धी स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि हमारा जो पृथ्वी है, ठीक है, इसे हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। और किस आधार पर बांटा गया है दोस्तों? तो ये काल्पनिक रेखा के आधार पर। एक काल्पनिक रेखा आप जानते हैं 0 डिग्री आपके अक्षांश या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा क्या करती है दोस्तों? इस पृथ्वी को बीचों बीच से दो भागों में डिवाइड करती है। अब हम इतना समझते हैं कि आपकी पृथ्वी कैसी है? गोलाकार है। तो किसी भी गोल चीज को यदि हम बीच से काटेंगे तो वो दो भागों में डिवाइड होगी। तो उसका ऊपर का पोर्शन जो है दोस्तों, चूंकि डायरेक्शन की यदि हम बात करें तो नॉर्थ में आपका देखिए कहां पर है, आपका नॉर्थ ऊपर है, ठीक है, नीचे साउथ है, फिर आपने पाया यहाँ ईस्ट है और यहाँ पर आपका वेस्ट है। तो नॉर्थ यानी कि उत्तर का, तो उत्तर का भाग कहलाता है आपका कौन सा गोलार्ध दोस्तों? वो कहलाता है आपका उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। और दक्षिण का भाग आपका कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। तो ये आपके दो भागों में डिवाइड कर दिया किसने? इक्वेटर ने। इक्वेटर ने क्या किया? अर्थ को इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि पृथ्वी को बराबर बराबर दो भागों में बांट दिया विषुवत रेखा ने। अब जब हमने इसको ऐसे दो बराबर भागों में बांटा तो हमने पाया कि भाई हमारा भारत जो है वो अभी कहां पर है? वो उत्तरी गोलार्ध में। एक पॉइंट हमें समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि बीचों बीच में कौन था? बीचों बीच में जो था वो था अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे कौन था? नॉर्थ अमेरिका। यहाँ पे कौन है? साउथ अमेरिका। यहाँ कौन है? आपका अंटार्कटिका। यहाँ पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ आप देखते हैं कुछ ऐसे में आपका कौन है? एशिया। और एशिया के बाद इस एरिया में दोस्तों आपका यूरोप। तो इस तरीके से हमें देखने मिला कि भाई हमारा जो एशिया है ये इस मानचित्र में, इस पृथ्वी में, इस ग्लोब में आपका कहां पर है? वो आपको देखने मिला कि भाई नॉर्थ हेमिस्फीयर में, या कि उत्तरी गोलार्ध में। तो ये आपका यहाँ पर एक क्लियर होता है पॉइंट। इसके अलावा यदि हम बात करें दोस्तों तो भारत की अवस्थिति ना केवल उत्तरी गोलार्ध में है बल्कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब बात आती है कि पूर्वी में कैसे? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका ये डायरेक्शन का स्लॉट नीचे दिया हुआ है कि डायरेक्शन कैसे आपने, ठीक है। तो आप पाएंगे कि 0 डिग्री जब एक और रेखा आपको देखने मिलती है, देशांतर रेखा। अभी आपने देखा 0 डिग्री अक्षांश, अब आप देख रहे हैं 0 डिग्री देशांतर। अब बात ये आती है कि आखिर क्यों 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर हमें देखनी पड़ रही है? आखिर क्या कारण है कि इस पूरी पृथ्वी को अक्षांश और देशांतर में बांटा जा रहा है? तो इसके विषय में हम अच्छे से समझेंगे जब हम कर्क रेखा का अध्ययन करेंगे, जब हम मानक समय रेखा का अध्ययन करेंगे। बहरहाल अभी हम इसे सरसरी तौर पर समझते हैं और उसमें हम ये देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। तो अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता पड़ रही है स्थिति के निर्धारण के लिए। उदाहरण के लिए इसे हम सारगर्भित शब्दों में समझ सकते हैं। यदि आप अपने मोबाइल को देखें तो उसमें आपके एंड्रॉयड मोबाइल में एक गूगल मैप का ऑप्शन आता है। गूगल मैप अर्थात दोस्तों किसी भी जगह को आपको देखना है तो आप गूगल में डालेंगे और आप पाएंगे कि आपका वो लोकेशन, जो भी एग्जैक्ट लोकेशन है जिसको भी आपने वहाँ पर सर्च करना चाह रहा है आप, या आपने जिसे उसमें डाला हुआ है, आप पाएंगे कि आपका ये गूगल जो देवता है, ठीक है, ये गूगल मैप आपको एग्जैक्ट वहीं पर ले जाता है। और अब तो हम देखते हैं कि हम इसी पर आधारित हैं, पूर्णतः हम इसी का ही उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप पाएंगे कि आखिर ये वहाँ तक हमें लेके कैसे जा रहा है? तो ये लेके जाता है इसी के आधार पर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, मतलब अक्षांश और देशांतर के आधार पर। तो अक्षांश देशांतर का वास्तव में काम क्या हुआ दोस्तों? यूज क्या है? सबसे बड़ा स्थिति का निर्धारण, समय का निर्धारण। यही कारण है कि हम कर्क रेखा और मानक समय रेखा का जब हम अध्ययन करेंगे भारत में तो उसी दौरान हम इसका भी अध्ययन कर लेंगे। अभी फिलहाल हमें यह समझ में आया कि भाई लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। इसके अलावा यदि हम ये देखें कि अक्षांश होती क्या है, तो इस पूरे पृथ्वी पर, इस पूरे ग्लोब पर हमने जब क्या किया, काल्पनिक रेखाओं को माना, और जो ऐसे लेटी हुई रेखाएं हैं दोस्तों ये आपकी कहलाती हैं कौन सी? अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड। और जो ऐसी खड़ी हुई रेखा है दोस्तों ये आपकी कहलाती हैं लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखा। इन्हें याद रखना बहुत आसान है, हालांकि बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए ये भी एक बहुत बड़ा टास्क रहता है। कई दफ़ा वो भूल जाते हैं कि कौन सा अक्षांश है, कौन सा देशांतर है, कौन सा लैटिट्यूड है, कौन सा लॉन्गिट्यूड है। याद रखना बहुत आसान है। देखिए हमें लेटे लेटे अच्छा लगता है, हमें लेटे लेटे अच्छा लगता है, तो लेटी हुई रेखाएं कौन सी होगी? अच्छा यानी अक्षांश, और लेटे लेटे से हो गया आपका लैटिट्यूड। तो चाहे आप इंग्लिश में याद रखना चाहें, चाहे आप हिंदी में याद रखना चाहें, दोनों तरीके से आपको याद हो गया। फिर बात आती है कि हम देशांतर को कैसे याद रखें दोस्तों? तो देशांतर में सबसे पहले देश आता है। जैसे ही हम पढ़ते हैं देशांतर तो देश, तो जैसे ही देश आया तो देश के लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं, देश की रक्षा के लिए, उसकी आन बान शान के लिए हम हमेशा खड़े हुए हैं। तो हमें यहाँ से याद हो गया कि देशांतर के देश
में कैसी होंगी रेखाएं आपकी, खड़ी वाली। तो ये आपको बहुत आसानी से आपको याद हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि अक्षांश देशांतर में, कि जो 0 डिग्री अक्षांश है इसने आपको जब डिवाइड किया इस ग्लोब को, इस गोल किसी भी वस्तु को, तो वो आपको ऊपर का कहलाया उत्तरी गोलार्ध। और जैसे ही आपने 0 डिग्री देशांतर लाइन को कल्पना की, वैसे ही आपने पाया कि आपका इसका पूर्वी वाला भाग, ये वाला एरिया आपका हो गया पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, कौन सा गोलार्ध दोस्तों? पूर्वी। और ये वाला हो गया आपका पश्चिमी। तो भारत की स्थिति आपकी क्लियर हो गई, एशिया की स्थिति आपकी क्लियर हो गई, और जैसे ही आपने एशिया की स्थिति क्लियर की, वैसे ही आपकी भारत की स्थिति क्लियर हो गई। मतलब कि अब भारत का आपका एक और प्रश्न यहां से बन गया, कौन सा? भारत की स्थिति कैसी है? तो आप पाएंगे भारत की गोलार्धी स्थिति कैसी है? तो हमने पाया कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, भारत किस गोलार्ध में? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, या अवस्थित है। तो ये आपका एक और पॉइंट यहां पर कंप्लीट होता है। सामान्य जानकारी के इसी क्रम में हम अध्ययन करते हैं भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की। चूंकि अक्षांश और देशांतर की चर्चा यहां पर हो ही गई है, तो हम अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की भी बात कर ही लेते हैं। तो आपको बता दें कि जैसे ही आपने पाया था कि बीचों बीच से हमने जब इसे बांटा, तो ये 0 डिग्री है, तो ये 0 डिग्री अक्षांश है दोस्तों, और 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर आप जाएंगे, नीचे आप जाएंगे, तो एक 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 करके 2 3 4 5 6 ऐसे करते हुए आप ऊपर तक जाते हैं, और ये कहलाता है आपका 90 डिग्री अक्षांश, और नीचे आपका कहलाता है 90 डिग्री आपका दक्षिणी अक्षांश, वो है आपका उत्तरी अक्षांश। तो ये आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक डिग्री से आगे जाएंगे, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। तो जब आप ऊपर जाएंगे तो आप पाएंगे 8 डिग्री पे आपका भारत का कन्याकुमारी वाला ब्लॉक आपको मिलता है। हालांकि भारत 8 डिग्री से मुख्य भूमि स्टार्ट हो रही है। यदि भारत की हम बात करें दोस्तों, तो भारत का प्रारंभ तो इसके और भी नीचे आप पाएंगे अंडमान निकोबार में 6 डिग्री 4-5 मिनट से स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी आपका एक प्रश्न बनने वाला है कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति है दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक। हालांकि बहुत आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप जरूर नोट रखें, भूलें ना। उत्तरी अक्षांश, हमने उत्तरी अक्षांश का ही यूज क्यों किया है, हम इसकी यदि चर्चा करें तो देखिए आप 0 डिग्री से जब आप ऊपर बढ़ते हैं, तो भाई ऊपर का एरिया तो उत्तरी अक्षांश है ना। ये जितनी भी आपकी रेखाएं हैं, ये आपकी कहां पर है? उत्तरी अक्षांश में है। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट में आपको देखने मिला मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि का विस्तार आपका कहां से हो गया दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, और 8 डिग्री से लेकर सबसे ऊपर आप पाएंगे 37 डिग्री 6 मिनट। आपने जिस एटलस को अपने पास में रखा हुआ है, आपने जिस मैप को अपने पास में रखा हुआ है, आप उसमें देखिए, आपको साइड में, ठीक है, आपको साइड में दोस्तों वहां पर देखने मिल जाएगा 8 डिग्री 37 डिग्री। जैसे मैं इसकी बात करूं तो आपका इस साइड में यहां पर 8 डिग्री लिखा हुआ होगा, ऊपर 37 डिग्री। यदि आपके पास में मैप नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को यहीं पर आप रोक दें, आप जाइए, पहले मैप लेकर आइए और मैप के साथ में अध्ययन कीजिए। बिना मैप के भूगोल संभव ही नहीं है। ठीक है, भूगोल अध्ययन ही है मानचित्र का, मानचित्र में अध्ययन होता है आपका। ठीक है, भूगोल क्या है, भूगोल की परिभाषा क्या है, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि भूगोल क्या है, जैसे संविधान क्या है, तो संविधान दोस्तों एक वैधानिक दस्तावेज है। ठीक है, एक वैधानिक दस्तावेज है, एक पुस्तिका है जिस पर आपके पूरे आपके रूल रेगुलेशन सारी चीज़ें हैं आपके। ठीक है, ऐसे ही भूगोल क्या है, सामान्य शब्दों में यदि हम बात करें तो भूगोल आपका एक अध्ययन है धरातली उच्चावचों का, पर्वत, पठार, नदी, नाले, झरने, इन सभी को एक मानचित्र में उकेर देना। ठीक है, भूगोल है। आपके प्रशासनिक इकाइयों को मानचित्र में प्रदर्शित करना भूगोल है। तो बिना मानचित्र के तो भूगोल संभव ही नहीं है। ठीक है, खैर हम आगे बढ़ें तो आप जरूर एक मैप रखें। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक में विस्तार है भारत का। ये हो गई अक्षांशीय स्थिति। अब बात आती है अक्षांशीय के बाद कि भाई हम एक और स्थिति देख लें इसकी, वो स्थिति है दोस्तों देशांतरीय स्थिति। देशांतरीय विस्तार इसका देखने मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट से। ठीक है, देशांतरीय विस्तार कैसा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बिंदु क्या है? पूर्वी देशांतर। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई देशांतर हमने लिया और ये पूर्व का एरिया हो गया, ये पश्चिम का एरिया हो गया, तो पूर्व की ओर वाला। ठीक है, इस कारण से हमने इसमें पूर्वी देशांतर पॉइंट को मेंशन किया हुआ है। तो ये आपका एक और पॉइंट क्लियर होता है, अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति। अब इससे और कैसे प्रश्न बन सकते हैं दोस्तों? तो इससे और प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कैसा है, भारत का देशांतरीय विस्तार कैसा है, इसके अलावा भारत का मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार या भारत का संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार, इन दोनों में अंतर है। एक आपका मुख्य भूमि का है जो प्रारंभ होता है 8 डिग्री 4 मिनट से, और एक आपका संपूर्ण भारत का है दोस्तों जो प्रारंभ होता है 6 डिग्री 4-5 मिनट उत्तरी अक्षांश से।
और जाएगा कहाँ तक, जाएगा वहीं आपका ऊपर, ठीक है। लद्दाख का आपका एरिया 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक का। तो यहाँ पर आपकी अक्षांशीय स्थिति क्लियर होती है, एक मुख्य भूमि की है, एक संपूर्ण भारत की है, और देशांतरी स्थिति भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो ये हुआ आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। इससे और कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इससे और प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि भारत कुल कितने अक्षांशों में फैला हुआ है, ठीक है। भारत का विस्तार कुल कितने अक्षांशों में है, भारत का विस्तार कुल कितने देशांतरों में है, तो वो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं। वो आपको यदि ये आंकड़े याद हैं तो आप इनके अंतर ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट का यदि मैं डिफरेंस देखूं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस लगभग 29 डिग्री के लगभग आपको देखने मिलेगा, ठीक है। 29 डिग्री कुछ मिनट या लगभग 30 कह सकते हैं। जैसे मैं इसे 8 ले लूँ और इसको 38 ले लूँ, तो 38 में से 8 गए तो आपके 30, लगभग आपका 29 डिग्री 2 मिनट के लगभग देखने मिलता है, 29 डिग्री, ठीक है। और ये भी आपका लगभग 29-30 डिग्री पर है, 68 और 97। मैं इसे 68 ले लूँ, इसको मैं 98 ले लूँ, तो ये भी आपका डिफरेंस जो है दोस्तों वो 30 डिग्री का है, 29 डिग्री कुछ मिनट। तो ये आप माइनस करके लिख लीजिएगा, इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही ऑप्शन आपके होंगे वो बता देंगे। मान लीजिए मैं ऑप्शन की बात करूँ कि ऑप्शन आपका दिया हुआ है 22 डिग्री, 28 डिग्री, 30 डिग्री और भी कुछ या 29 डिग्री, तो अब आप भाई आप कर सकते हैं इस हिसाब से, ठीक है। इनका माइनस करके आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों कि अब हमारे लिए और क्या इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार। अब हम किसका अध्ययन करें, तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ठीक है, पूर्व से पश्चिम का इसका जो विस्तार है, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण का आप लिख लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है 32-14, ठीक है। उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है वो कितना है, तो वो है आपका 32-14 3214 km। बात की जाए पूर्व पश्चिम की, तो यह है आपका 29-33 km। 32-14 और 29-33 की यदि बात करें दोस्तों, तो इसे आप ठीक से समझिए कि उत्तर से लेके दक्षिण का विस्तार कितना है, ठीक है। ये कितना किलोमीटर है यहाँ से लेके, इसमें आपका विस्तार इन द सेंस कि इसकी लेंथ, ठीक है, कितनी है 32-14। याद रखने का तरीका बहुत आसान, देखिए उत्तर जब आप लिखते हैं तो पहले आपका ये 3 बनता है, तो सबसे पहले इसमें 3 आ गया यहाँ से लेके, ठीक है, 3214 km। नेक्स्ट पूर्व पश्चिम की हम बात करें दोस्तों, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर उसमें भी तो 3-3 आ रहे हैं, किसमें, बोले पूर्व पश्चिम वाले में। ये घबराना नहीं है। देखें आपका पहला वाला डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहले आपने पाया 3, तो ये आपका उत्तर में मिल गया, और यहाँ पे आपका क्या है पूर्व पश्चिम में 29-33 km आपको देखने मिलता है, ये वाला आपका जो एरिया है, ठीक है। मतलब उत्तर में लद्दाख से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक का जो आपका लेंथ है, ठीक है, ये आपकी कितनी है दूरी, ये आपकी है पूरी डिस्टेंस 3214 km, यानी कि 32-14 किलोमीटर। और जो आपका पूर्व पश्चिम की हम बात करें, पूर्व अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक का एरिया जो है दोस्तों, ये आपका है 29-33 km का। तो आपका ये भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करें इससे बनने वाले कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में दोस्तों आपका ये हो सकता है कि भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के विस्तार में कितना अंतर है। मतलब कि आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है। उत्तर से दक्षिण आपका कितना है दोस्तों, 32-14 और 29-33। तो अब आप जब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको इसका भी अंतर निकल करके आ जाएगा, जो कि लगभग आपका 281 के समथिंग बैठेगा। तो ये तो बात हुई दोस्तों भारत के अवस्थिति के अंतर्गत या भारत की स्थिति के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की। अब हम चर्चा करते हैं भारत के पड़ोसी मुल्कों की और भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की। तो इस इकाइयों की यदि हम बात करें दोस्तों, तो इनमें सबसे पहले भारत के पड़ोसी मुल्कों की यदि हम बात करें, तो इसे आप अपने उसी डायरेक्शन के थ्रू कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कुछ वैसे ही पूछे जाते हैं, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट कौन कहाँ पर है, ठीक है, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। तो इसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तान से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत के किस डायरेक्शन में पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान की अवस्थिति कहाँ पर है। तो आप पाएंगे, अगर मैं केंद्र ले लूँ इंडिया का, तो यहाँ से आप पाएंगे कि पाकिस्तान किस एरिया में, पाकिस्तान कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में, यानी कि कहाँ पर है आपके नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यानी कि दोस्तों उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर पश्चिम वाले भाग में आपका पाकिस्तान अवस्थित है, ठीक है। तो पाकिस्तान के विषय में हमने यहाँ पर देखा कि भाई पाकिस्तान कहाँ पर है, पाकिस्तान है पश्चिम, उत्तर पश्चिम में। तो एक पॉइंट आपका ये क्लियर होता है, ठीक है। फिर पाकिस्तान के उत्तर में ही आपका अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के साथ हम सीमा देखेंगे कि हमारी जो सीमा है वो लद्दाख के पीओके वाले एरिया से कनेक्टेड है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम देखेंगे दोस्तों कि भारत के उत्तर में कौन है, भारत के उत्तर में चीन है। उत्तर में ही हमें भारत चीन के बीच में कुछ बफर कंट्री मिलती हैं, ठीक है, जैसे नेपाल है, भूटान है। इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों तो हमारे पूर्व में म्यांमार है और हमारे उत्तर पूर्वी या 7 सिस्टर या 7 बहनों के पश्चिम में हमें देखने मिलता है बांग्लादेश। इसके अलावा हमें देखने मिलता है हमारे पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, हमारे पश्चिम में है अरब सागर, दक्षिण में है हिंद महासागर। तो ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि भारत के
इर्द गिर्द कैसा है, भारत कहाँ से घिरा हुआ है, भारत के स्थल में सीमाएं कहाँ पर हैं, ठीक है, जल में कहाँ पर हैं, कौन कनेक्टेड है। इसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें तो भारत के जो इंपॉर्टेंट पहलुओं में होगा वो ये कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिल करके बना है हमारा प्यारा भारत। अब इसी का हमें अध्ययन करना है, आगे हम इसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन मिल चुका है कि अध्ययन करने के इस क्रम में सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण रहना चाहिए, जो आपकी कॉपी में प्रिंट हो जाना चाहिए, आपको नोट डाउन करना है, वो ये कि पूरे 28 राज्य, पूरे 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानियाँ, उनके जो भी वर्तमान में सीएम है, जो भी वहाँ पर दोस्तों गवर्नर है यानी कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल, वो लिस्ट आपके पास में होनी चाहिए। तो आप किसी भी करंट अफेयर की मैगजीन में ये सारी लिस्टें देख सकते हैं क्रम से, या आप अपनी कॉपी पे भी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। तो अब जब बात ये आती है कि भाई अब जब हम अध्ययन करने जा रहे हैं कुछ इस हिसाब से कि हमें सीमा को भी लेकर के चलना है, तो क्यों ना हम इसका नाम ही दे दें सीमाएं। तो सीमाओं के विषय में आपको बता दें दोस्तों कि सीमाएं जो हैं ये मुख्य तौर पर 2 प्रकार से हम बांट करके इसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। इसका अध्ययन हम अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे हालांकि, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। पर फिलहाल हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे कि सीमाएं जो हैं हमारी 2 प्रकार से हो सकती है, एक स्थल की सीमा और एक जल की सीमा, ठीक है। स्थलीय सीमा की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो 15,200 किलोमीटर की हमारी स्थल की सीमा है। जलीय सीमा की हम बात करते हैं तो जलीय सीमा हमारी मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित हमें देखने मिलती है 7,516.6 किलोमीटर। याद रखिएगा यहाँ पर km का स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि km का स्क्वायर तो वो एरिया में आता है, क्षेत्रफल में आता है, ठीक है। यहाँ पर किलोमीटर होगा। तो 6100 किलोमीटर की हमारी सीमा है जलीय सीमा और 7,516.6 है द्वीपों सहित। ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, ठीक है। इन्हें कुछ इसी हिसाब से पूछा जाता है। आपसे प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि भाई भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। कुल जलीय सीमा कितनी है आपकी, कुल टोटल द्वीपों सहित, तो 7,516.6 है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले अलग करके कि भाई सिर्फ और सिर्फ द्वीपों की कितनी है, तो आप इसमें से मुख्य भूमि की घटा देंगे तो आपको द्वीपों की सीमा मिल जाएगी। अच्छा, टोटल सीमा की हम बात करें तो 22,716.6 ये हमारे भारत की कुल सीमा है। कुल सीमा का तात्पर्य है दोस्तों पाकिस्तान से लेकर के ये आपकी पूरी सीमा स्थल की आप चले जाते हैं इस मैप में, ठीक है, और साथ में ये पानी वाले एरिया में भी, यानी कि जल वाले एरिया में भी। अब बात ये आती है और प्रश्न कैसे यहाँ से बनने स्टार्ट होंगे। तो और प्रश्नों की यदि हम बात करें तो आपके इसी कड़ी में सबसे पहले तो प्रश्न एक बनेगा कि आपके इस स्थलीय सीमा में, ठीक है, कितने भारतीय राज्य हैं। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि हम सीमाओं का अध्ययन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उसका कारण ये है कि आज के लिए आपके पास में सफिशिएंट काम है, पर्याप्त डाटा है, ठीक है, और काम भी ठीक ठाक आपके पास में है। कैसा काम? पहला तो आपको एक लिस्ट तैयार करनी है पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की, ठीक है। यदि आपके पास में मान लीजिए ये लिस्ट नहीं है तो गूगल से आप सर्च कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर के आप मिस्टर एकेडमी जबलपुर करके टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप ये लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। पूरी PDF आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ में दोस्तों आप पाएंगे कि आपका जो काम है उसमें ये कि 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश के अलावा आपको ये मैप आना चाहिए, ठीक है। आप इस मैप को अपने जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं, जो भी आपका स्टडी रूम है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास में उस रूम की व्यवस्था हो, तो कोई एक कॉन्टा तो होगा, वहाँ पर आप एक मैप पेस्ट कर लीजिए, एक एटलस सामने रखिए और बढ़िया तरीके से अध्ययन करते चले जाइए। तो अब इसमें देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है कि भाई हमारे पास टोटल कितने राज्य हैं। हमारे 28 राज्य हैं, ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि 28 स्टेट एंड 8 UTs, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने मिल रहे हैं 8। अब इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों और 28 राज्यों में आपकी सीमाओं से प्रश्न कुछ इस हिसाब से होंगे कि भाई स्थलीय सीमा में कितने राज्य हैं, ठीक है, जलीय सीमा में कितने राज्य हैं, ठीक। तो ये सब आपके प्रश्न रहने वाले हैं, इनका ही हम अध्ययन करेंगे, पर उसके पहले हमें पूरे राज्य पता चल जाए। तो आप पाएंगे कि जो हमारे सबसे ऊपर में है वो आपका कौन है, ठीक है, लद्दाख, वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के नीचे आपने देखा जम्मू कश्मीर। हमें भली भांति इस बात की जानकारी है कि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य हुआ करता था और फिर जम्मू कश्मीर और जो आपका लद्दाख है दोस्तों, इसको एक राज्य के दर्जा को हटा करके, यानी कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A समाप्त करके क्या किया गया, आपका जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है, ठीक है। तो वो 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण है वो तिथि जब इन्हें 2 आपके केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड किया गया, 31 अक्टूबर 2019। आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो आपने पाया लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर से आप नीचे आते हैं तो हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, फिर आप जैसे ही नीचे आते हैं आपको हरियाणा मिलता है, दिल्ली मिलता है, राजस्थान है, ठीक है। इसी बीच में आपका दोस्तों ऊपर की ओर पंजाब और हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ है। तो ये सभी चीज़ें आपको मैप में अपने क्लियर रखनी है। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं वो आपके क्लियर हों। मतलब मेरे कहने का ये है कि आज का आपका मुख्य काम ये है कि आपको ये पूरे राज्य आने चाहिए, पूरे केंद्र शासित प्रदेश आने चाहिए।
इसमें आप किस हिसाब से पढ़ सकते हैं, आप कुछ इस हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा केरल, ठीक है, अब आपका ये काम है, यह आपको करना है, और मैप में यदि कमांड हो गई तो फिर तो आवश्यकता ही नहीं है कि आप इसको नोट्स बना करके करें। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रश्न और किस हिसाब से बन सकते हैं, तो प्रश्न कुछ ऐसे बनते हैं कि भाई केरल जो है आपका, ये किस किस राज्य से सीमा साझा करता है, तो आप इसका भी एक नोट बनाते चलिए। केरल दोस्तों सीमा साझा करता है कर्नाटक से और तमिलनाडु से। अच्छा, केरल है कहाँ पर, केरल है हमारा जलीय सीमा पर, ठीक है। फिर हमने पाया कर्नाटका की यदि हम बात करें दोस्तों, कर्नाटक कहाँ पर है, तो कर्नाटक ने आपकी सीमा साझा करी किससे, कर्नाटक ने गोवा, महाराष्ट्र, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, साथ में केरल। यानी कि आपने पाया कर्नाटक जहाँ पर है वहाँ पर कितने राज्यों से वो सीमा साझा कर रहा है, तो टोटल आपके राज्य यहाँ पर हो गए दोस्तों 6, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। जबकि केरल की जब हमने बात की थी तो केरल 2 राज्यों से, कर्नाटक और तमिलनाडु। अब बात आती है तमिलनाडु की यदि हम बात करें दोस्तों, तो तमिलनाडु आपके 3 राज्यों से, कौन कौन से, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो आप कुछ इस हिसाब से भी अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ने का तरीका है, आप कैसा पढ़ते हैं वो आपके हाथ में है। आप जैसा भी पढ़ेंगे दोस्तों उसका परिणाम वैसा आपको मिलने वाला है। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ आपसे इतनी बातें साझा करना चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ यदि निर्णय ले ही लिया है कि पढ़ना है तो फिर अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ने का है का मतलब ये है कि भाई हमें लगभग जानकारी ठीक ठाक हो, लगभग जानकारी हो, है ना। कल के दिन अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा आंध्र प्रदेश से नहीं टच होती है, तेलंगाना से नहीं टच होती है, तो ये नहीं कि हम चले आ रहे हैं एग्जाम हॉल से। देखिए, एग्जामिनर आपको ऐसे प्रश्न नहीं देने वाला है कि आपके ऑप्शन पे यूपी होगा या आप सोच के चल रहे हो कि ऑप्शन पे लद्दाख होगा तो आप प्रॉपर बेवकूफ़ी में जी रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो करीब के ही क्वेश्चन देते हैं, और जब से ऑनलाइन माध्यम में एग्जाम हो रहे हैं तब से आप तो ये लिख करके ले लीजिए कि प्रश्न बिल्कुल सटीक होते हैं, ठीक है। तो इनको आपको सारी चीज़ों को कवर करना है, ये आपका होमवर्क है। आपके होमवर्क में हमने 2-3 चीज़ें डिस्कस करी कि भाई कैसे आपको काम करना है। जैसे गोवा है, गोवा के विषय में पूछा जा सकता है कि आपका सीमा जो है किस किस से साझा कर रहा है, तो 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटका। हम और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमें देखने मिला आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में हमने देखा कि ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। तो यानी टोटल कितने आपके यहाँ पर स्टेट हो गए, 5, ठीक है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु, ठीक है। ऐसे ही यदि हम बात करें और ऊपर हम जाते हैं महाराष्ट्र की दोस्तों, तो महाराष्ट्र सीमा साझा करता है गुजरात से, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में आपका आ जाता है दोस्तों यहाँ पर कर्नाटका और साथ में गोवा। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होते चले जा रहे हैं। लगभग ये भी 6 राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों तेलंगाना की, तो तेलंगाना के बाद में आपका पाएंगे यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के विषय में आप देखेंगे मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है, और मध्य प्रदेश से ही तो अलग होकर के छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है 1 नवंबर वर्ष 2000, ठीक है। तो इस तरीके से आप अब अपने नोट्स तैयार करते चले जाइए, आपके पूरे राज्य कंप्लीट हों। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके अलावा हमने जो भी आज अध्ययन किया हुआ है हम इसे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। चूंकि ये वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है तो हम इसका आगे जो है कंटिन्यू दूसरे पार्ट में करेंगे, जिसमें हम मुख्य तौर पर अध्ययन करेंगे अपने इन सीमाओं के बारे में। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द दूसरे पार्ट में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।